नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद हैं रोहन। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध को तकरीबन 2.5 साल हो चुका है, 3 साल होने जा रहा है। ऐसे में रूस की ओर से सीधे तौर पर अमेरिका और नाटो को एक बड़ी धमकी दी गई है। इस धमकी को कितना सीरियसली लिया जाए और आने वाले भविष्य में इस धमकी के क्या मायने निकाले जाएं, आज इसी पर चर्चा होगी। जी लक्ष्मी। लक्ष्मी, सबसे अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है, मिडिल ईस्ट में पिछले हम्म, 2 सालों में, 2 से ढाई सालों में जो हमने टेंशन्स देखी, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो गया या हम्म, फिर इजराइल ईरान टेंशन हो गया, इजराइल हमास वॉर हो गया, हम्म, तमाम लब्बो-लुबाब जो ये है, वो 2 फ्रंट के बीच लड़ाई है, हम्म, रूस और अमेरिका। हम्म, और अब जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से रूस ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी है हम्म, यूक्रेन पर करने की, हम्म, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई है। वो हम्म, इसलिए भी क्योंकि अभी हाल ही में आप देख लें, जिस तरह से ईरान और इजराइल टेंशन जिस तरह से गहराया, हम्म, तो कहा यह जा रहा था, एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि लड़ाई बेसिकली ये है, ईरान की जो टैक्टिक्स थी वो ये थी, ईरान और पुतिन, खामेनेई और पुतिन ने मिलकर जो टैक्टिक्स बनाई थी, तो रणनीति ये थी कि अमेरिका को बीच में उलझाया जा सके, मिडिल ईस्ट हम्म, में उलझाया जा सके, ताकि यूक्रेन फतह करने का जो रास्ता है हम्म, पुतिन का, रशिया का, वो क्लियर हो जाए। लेकिन वो हो नहीं पाया। अमेरिका तो इतना समझदार है, वहां बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इन्वॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी थी वो उसमें ईरान कामयाब हो नहीं पाया। और यही वजह है कि अब पुतिन कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, हालांकि परमाणु हमले की जो धमकी दी गई है, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट रशिया इसमें इंटरफेयर करेगा। हम्म। बट जिस तरह से नहीं नॉर्थ नहीं, कोरिया को रशिया। रसिया के हम्म, डायरेक्ट इंटरफेयर का जी मैं थोड़ा सा आपको इसलिए जी मैंने रोका, जी क्योंकि अगर हम देखिए अमेरिका की भूमिका को देखते हैं जी तो हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू हुआ, जी पहले दिन से अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ जी है। जी चूंकि यहाँ भी शुरुआत रूस की ओर से की जी गई थी, जी यहाँ भी शुरुआत जो है वो यूक्रेन की ओर से नहीं की गई बिल्कुल थी। तो ऐसे में जहां नाटो का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर अमेरिका पहले दिन से खुद बाइडेन यूक्रेन पहुंचे युद्ध के बीच बिल्कुल और जेलेंस्की से मुलाकात की, उनकी पीठ को थपथपाया, यानी कि एक भरोसा दिया कि निश्चित तौर पर अमेरिका आपके साथ है। बिल्कुल ये मैसेज व्हाइट हाउस से कई बार दिया गया और खुद वहां पर बाइडेन ने जी पहुंच के जी दिया। अब जब हम इजराइल की बात करते हैं रोहन, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी शुरुआत हमास की ओर से की गई। जी 7 अक्टूबर का दिन वो कोई नहीं भूलता, जी जब हमास के आतंकी जी वहां पर पहुंचे और एक जश्न में डूबे लोगों को अगवा किया, गोलियां मारी। तो यहाँ भी शुरुआत हमास की ओर से की जी गई। तो यहाँ भी इजराइल को सपोर्ट करता हुआ अमेरिका हर मोर्चे पर नजर आया बिल्कुल है। उसने कहा बिल्कुल कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ तक कि पिछले दिनों जो ईरान पर हमला किया इजराइल ने, उसको भी अमेरिका ने कहा कि जी हर जो है देश के हिसाब से, जो भी संप्रभु देश होते हैं उनके हिसाब से इजराइल भी संप्रभु देश है जी और उसको अपनी अपनी रक्षा, अपने लोगों की रक्षा करने का जी अधिकार जी होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जी जो लगातार रूस की ओर से जो जी धमकियां दी जा रही हैं, जी क्या वाकई उनको सीरियसली लेने की जरूरत है? क्योंकि इस बार जो बयान दिया गया है वो जी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री रहे हैं। जी 2008 से 2012 तक वो वहां के एग्जैक्टली राष्ट्रपति रहे हैं और बिल्कुल बहुत भरोसेमंद हैं वो। रूस के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं पुतिन के पुतिन के, जी उनकी ओर से ये कहा गया कि इस धमकी को आप सीरियसली लीजिए। जी अगर आप थर्ड वॉर नहीं चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करना अमेरिका और नाटो बंद कर दे। देखिए लक्ष्मी, तमाम थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात हो रही है, थर्ड हाँ, वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं आशंका बढ़ गई थी, वर्ल्ड वॉर की आशंका अभी बढ़ गई थी ईरान और इसराइल के बीच जिस तरह से टेंशन गहराया। लेकिन अमेरिका ने काफी हद तक इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की हम्म, और मामला शांत भी हो गया। इसराइल ने जिस तरह से पलटवार किया, तो एक हल्का हमला करके कहीं ना कहीं मामले को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। बिल्कुल लेकिन ठीक कहा आपने, क्योंकि पुतिन, उसने उसके तेल डिपो जी को जी या फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट्स को को, कहीं भी टच जी नहीं किया। और जी अमेरिका की ओर से भी ये कहा गया था जी कि आप बदला लीजिए, आप मैसेज दीजिए, जी आपको अधिकार है, लेकिन आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि आप बिल्कुल इन दो चीजों को टच न करें। बिल्कुल। लेकिन हम्म, लक्ष्मी, वही बात है, सबसे अहम बात यह है कि पुतिन की भी वही कोशिश है, बाइडेन की भी वही कोशिश है, हम्म, अमेरिका की भी। दुनिया में डंका किसका बजेगा, डंडा यस, किसका चलेगा? सुपर पावर तो बनने का। सुपर पावर कौन है? हम्म, तो लड़ाई इसी बात की है। अब आप देख लें, हाल ही में ब्रिक्स समिट जो हुआ, ब्रिक्स समिट में तमाम देश इकट्ठा हुए, लेकिन इसी साल 4 नए देशों को भी ब्रिक्स में ऐड किया गया है। हम्म, रशिया द्वारा हम्म, ये कोशिश की गई, ईरान को ऐड किया गया, इथियोपिया को ऐड किया गया, इजिप्ट को ऐड किया गया
और यूएई को ऐड किया गया, तो मुस्लिम देशों का भी प्रभुत्व बढ़ा है। और सबसे अहम बात यह हो जाता है कि ब्रिक्स अब G7 को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। तो G7 का जिस तरह से अमेरिका प्रतिनिधित्व करता है हमेशा से, तो पुतिन की कोशिश यह है कि अब हम G7 देशों को टक्कर दें, नाटो को टक्कर दें, यूरोपियन देशों को टक्कर दें। और यही वजह है कि आप देख लें नॉर्थ कोरिया के साथ, किम जोंग उन के साथ जिस तरह से पुतिन साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप करके जिस तरह से पहुंची है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए जी, और अमेरिका उसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर चुका है। एक तरफ अदला बदली की जहां से आप देख लें, तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया जहां रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन में, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को भी रशिया काफी आर्म्स एम्यूनिशंस, तमाम मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो हमले की जो बात है, परमाणु हमले की जो बात है, डायरेक्ट रशिया इसमें जाहिर तौर पर इंटरफेयर नहीं करेगा। एक संकेत देने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है कि बार बार अमेरिका जो इंटरफेयर करता है रशिया और ईरान के बीच, इजराइल के बीच जो अमेरिका इंटरफेयर करता है, तो बीच में इंटरफेरेंस कम हो, यूक्रेन में इंटरफेरेंस कम हो अमेरिका का। तो ये तमाम कोशिशें हैं रशिया की। लेकिन देखने वाली बात यही होगी, अहम बात यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया को इस तरह से आगे बढ़ाकर, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन गोली चला रहे हैं, वो इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं और इसके आने वाले समय में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी अमेरिका में चुनाव भी होने वाले हैं, इसी वजह से हमने देखा भी काफी हद तक अमेरिका न्यूट्रलाइज करने की हर चीज को कोशिश कर रहा है, किसी भी हमले को या किसी भी ऐसे जो टेंशन है उसको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर जिस तरह से रशिया फिर एक उकसावे की रणनीति पर जो काम कर रहा है, वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि रोहन, रूस का ये जो हम रुख देख रहे हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया, जब रूस की तरफ से पहला कदम उठाया गया, तो शायद रूस को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये युद्ध रूस को 3 साल तक झेलना पड़ेगा या आगे बढ़ाना पड़ेगा। रूस को शायद ये उसका आकलन रहा होगा कि बहुत ज्यादा नहीं, वो शायद हार्डली 6 मंथ में जो भी उसके टारगेट हैं उनको वो अचीव कर सकता है। लेकिन ये युद्ध जो है वो ये समझना होगा कि रूस और यूक्रेन नहीं लड़ रहे हैं, ये युद्ध लड़ा जा रहा है नेटो, अमेरिका और रूस के बीच। बिल्कुल, नेटो का लगातार सपोर्ट मिल रहा है, चाहे आप सैन्य शक्ति की बात करें, चाहे आप डिफेंस सिस्टम की बात करें। सीधे तौर पर अपनी सेना वहां पर नहीं भेजी उन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक, लेकिन अगर आप बैक सपोर्ट देखें तो इकोनॉमिकली और आप डिफेंस सिस्टम को लेकर, हथियार लगातार पहुंचाने को लेकर, ये बताता है कि जेलेंस्की को जो पीछे से सपोर्ट मिल रहा है वो नाटो और अमेरिका का है। और उन्हीं के दम पर रूस अभी तक उन अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाया, उन टारगेट को अचीव नहीं कर पाया जिनको रूस कर सकता था। शायद इसीलिए अब रूस चाहता है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करें ताकि युद्ध और ज्यादा आगे ना बढ़े। जो एक मैसेज रूस देना चाहता है दुनिया को इस युद्ध के जरिए, वो दे पाए। एक ये मैसेज देने की तो कोशिश है ही, और साथ ही साथ जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भी टेंशन गहराया तो अमेरिका को वहां उलझाने की कोशिश थी। लेकिन तमाम आप बातें देख लें, जब से युद्ध शुरू हुआ है 2022 से, रूस को भी ये मालूम है, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया, नाटो अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ना अपनी सेना वहां पर भेजा गया है नाटो के द्वारा। तो रूस ने भी, आप देख लें लक्ष्मी, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वॉर एक्सपर्ट्स का जो मानना है वो यही है कि रूस भी तैयार है कि अगर आने वाले समय में नाटो रूस को मालूम है कि अगर आने वाले समय में नाटो उतर गया मैदान में, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, तो उसे भी अपने आर्म्स एम्यूनिशंस और जो मेन जो उसकी आर्मी है उसे तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए आप देख लें यूक्रेन में करीब 80,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है रशिया के। लेकिन जो अंदर की जो बातें हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक यही माना जा रहा है कि रशिया ने अभी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्मी है उसको यूक्रेन में अभी उतारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रशिया ने अभी अपनी आर्मी को उतारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो आगे क्या मैसेज रूस की ओर से दिया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।